welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our journey of foreign exchange market. Now foreign exchange market हमने देखा एक वो place है where buyers and seller they will come to exchange the foreign currency. Generally what we will see it कि we will try to buy the foreign currency with domestic currency या we will sell our foreign currency with the डोमेस्टिक करेंसी. तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है वेयर फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड. ऐसा ही डेफिनेशन हमें एल्सवर्थ ने भी दिया था. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है एल्सवर्थ, उसने भी हमें सजेस्ट किया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो इंक्लूड करता है ऑल इंडिविजुअल, all institutions and organization who buy and sell foreign exchange. तो आज हम देखने वाले हैं कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिसके फंक्शंस हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो जनरली दो टाइप में दिखाई देता है, आइदर एट द रिटेल लेवल या होलसेल लेवल, और इसके जनरली फंक्शंस जो है वो 3 हैं, जिसमें हमने देखा था वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लियरिंग फंक्शन, यानी परचेज़, हम परचेज़ करते हैं, बहुत सारा जो ट्रांसफ़र होता है करेंसी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र होता है. सेकंड हमने देखा क्रेडिट फंक्शन है, क्योंकि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हमें बहुत सी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. जैसे हमने देखा कि किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी प्रोड्यूसर्स को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उसने क्या कर दिया, अपने बिल को इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो इस तरह से क्रेडिट फंक्शन को भी काफ़ी सपोर्ट करता है ये मार्केट. और थर्ड फंक्शन हमने देखा था हेजिंग फंक्शन. हेजिंग यानी टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स. वो अपनी कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, टू एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं. कौन सा होता है स्पॉट मार्केट, क्या होता है फॉरवर्ड मार्केट, क्या होता है आर्बिट्रेज मार्केट, तो हम धीरे धीरे सब सीखने वाले हैं. चलो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आज हम देखेंगे कि इस फॉरेक्स मार्केट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट. इस फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन है, इस फॉरेक्स मार्केट के डीलर्स क्यों हैं, क्योंकि मार्केट में जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, जब तक डील करने वाले नहीं होंगे, तो किस तरह से इस मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि विदाउट पार्टिसिपेंट, विदाउट डीलर कैसे फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो जो होगा वो स्मूथली कंडक्ट करेगा. तो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट जो इस फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल करते रहते हैं एज़ पर देयर नीड, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट. तो चलो डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट. तो शुरुआत में आपको लिखना है बच्चों इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो मार्केट है इसमें वी नीड पार्टिसिपेंट. क्यों पार्टिसिपेंट चाहिए, टू सपोर्ट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को ईजिली हम फॉलो कर सकें, ईजिली हमारी फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी को डिफरेंट फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट कर सकें. तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नीड पार्टिसिपेंट, उसे पार्टिसिपेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट विदाउट पार्टिसिपेंट तो कंप्लीट ही नहीं है, उसकी तो हमें बहुत ज़रूरत है. मैनी ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट, क्योंकि इसमें जो लार्ज हमारे लेवल के ट्रांजैक्शंस को यानी वॉल्यूम को, साइज़ को जो डील करता है, तो इसमें हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं 4 तो बड़े बड़े खिलाड़ी यानी जो होलसेल लेवल पर डील करते हैं, और सबसे टॉप मोस्ट पे रहता है कमर्शियल बैंक्स.
उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कारपोरेशंस हैं, और आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक हम जिसे कहते हैं। तो ये बड़े बड़े पार्टिसिपेंट हैं जो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को काफ़ी वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्टिसिपेंट हु जनरली बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके बच्चों, सो फर्स्ट है रिटेल क्लाइंट्स। अब जब हमने फर्स्ट पार्ट में किया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो हमने डिस्कस किया था कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जनरली दो पार्ट्स में होता है। एक होता है जो स्मॉल साइज स्मॉल वॉल्यूम में, जो रिटेल लेवल पे होता है, जिसमें ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो, एनी इंडिविजुअल्स हो, उन्हें स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। वो स्मॉल लेवल पे रहता है, जिसे हम सेकेंडरी प्राइस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राइस ऑलरेडी फिक्स की होलसेल मार्केट में, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन जब हम कहते हैं होलसेल मार्केट, तो होलसेल मार्केट में हमने क्या देखा, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, और ज़्यादातर यहाँ पे वी विल सी इट कि ऑल द कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मल्टीनेशनल बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इनका वॉल्यूम ऑफ जो डीलिंग है या साइज ऑफ जो फॉरेन करेंसी है वो इतना ज़्यादा रहता है। एंड जनरली जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, दे विल डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द मार्केट, क्योंकि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो जाता है। और ये भी हम सीखने वाले हैं इन द कमिंग चैप्टर्स में। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यू विल सी दैट ऑल पार्टिसिपेंट, यू विल सी दैट दे आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मार्केट। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं इस होलसेल मार्केट में, जैसे हमने डिस्कस किया, कमर्शियल बैंक हो, रिजर्व बैंक्स हो, कॉरपोरेट्स हो यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेल क्लाइंट्स। अब रिटेल क्लाइंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, यानी जो हमारे स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, जैसे ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, पीपल हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे डील विथ द कमर्शियल बैंक। वो कमर्शियल बैंक के थ्रू डील करते हैं। किसी को अब्रॉड जाना है, घूमने जाना है, तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेगा। किसी को एजुकेशन पर्पस से बाहर जाना है, उसे फ़ीस पे करनी है, तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करेगा इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। या सपोज़ किसी भी पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करना है, again same thing, he will again while making the payment to the foreign country, he will try to convert its domestic currency into foreign currency। तो इस तरह से रिटेल लेवल पे भी स्मॉल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करते हैं। ये है फर्स्ट जो है आपका पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकंड है कमर्शियल बैंक्स। अब ये जो कमर्शियल बैंक है, दे आर द लार्जेस्ट डीलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि इस मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है हम लोग कहें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो डील करते हैं वो भी स्मूथली डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक दे विल बाय एंड सेल द करेंसी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल द रिटेल क्लाइंट्स। जितने भी उनके रिटेल क्लाइंट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो ले रहे हैं, किसी को लेंड कर रहे हैं फंड्स, या सपोज़ किसी भी स्मॉल ट्रैवलर और टूरिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई फॉर हेल्थ पर्पस के लिए बाहर ऑपरेशन के लिए जा रहा है, उसको मेडिकल के एक्सपेंडिचर पे करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो कमर्शियल बैंक इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू देम। तो इसके लिए कमर्शियल बैंक जो है, दे विल बाय एंड सेल द करेंसी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ रिटेल क्लाइंट्स। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड है सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब हम सेंट्रल बैंक की जब बात करते हैं तो आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है वो जब एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है तो वो डिफरेंट टाइप का होता है, जो हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी होता है, उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया,
अब जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो जनरली डिसाइड होता है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं फीर। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड फीर, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डायग्राम जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड जाएगा, हम सीखने वाले हैं आगे। वैसे ही सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, जहाँ कट होगा वहाँ पे हमारा रेट जो है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिटरमाइन या डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो जनरली सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवेन नहीं करती है। There is no intervention of central bank in the floating exchange rate followed in the economy. लेकिन आफ्टर 1973 के बाद कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस आने के बाद, क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम है टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इंटरनल मनी सप्लाई को स्टेबल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एक्सटर्नल बहुत सारा जो अफेक्ट है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट अफेक्ट कर रहा है, यानी एक्सटर्नल डेब्ट है, एक्सटर्नल बोरोइंग है, जो हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट कर रहा है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। तो ये ज़्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी के एस्पेक्ट हैं जो हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, क्योंकि इनका मेन एम ये रहता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इसके लिए ये वैल्यूज़ जो है वो हमेशा सेंट्रल बैंक फॉलो करते हैं। तो जनरली 1973 से पहले जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था तो सेंट्रल बैंक नेवर इंटरवेन इन दैट। लेकिन 1973 के बाद जब इन्फ्लेशनरी रेट बढ़ने लगा, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाने ज़रूरी थे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, तो इट फेल्ट नेसेसरी कि सेंट्रल बैंक मस्ट इंटरफियर, वो इंटरफियर करे, और इसने किया। नॉट ओनली किया, लेकिन हम लोगों ने देखा 1993 के बाद अगेन देयर इज मफीर। मफीर यानी MFER, यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हमने अभी अभी कहा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसे कम करना है, एक्सपोर्ट कम हुआ है उसे बूस्ट करना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक फॉलो करेगी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी सेंट्रल बैंक इंटरफियर करेगी, और वो कैसे करेगी ये भी हम सीखने वाले हैं बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे सिर्फ बहुत सिंपल में हमें खाली डिस्कस करना है कि सेंट्रल बैंक भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था तो सेंट्रल बैंक का कोई इंटरफियरेंस नहीं, लेकिन 1973 के बाद उन्होंने इंटरफियर करना शुरू कर दिया। लेकिन 1993 के बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इट was followed by the central bank, ताकि हम एक्सचेंज रेट को थोड़ा मैनेज कर पाएँ, थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। तो सेंट्रल बैंक, सो अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरफियर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन 1973 के बाद मोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक दे आर इंटरेस्टेड टू बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी, ताकि वो भी इंटरफियर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दे पाएँ, अपनी इकोनॉमी के इंटरनल मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएँ। इवन एक्सटर्नल अगर बोरोइंग ज़्यादा हो गई हैं, एक्सटर्नल डेब्ट है, उसको कंट्रोल करें बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। तो ये सब एक मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट हिस्से, जिसके लिए RBI हैज़ टू टेक सो मेनी डिसीशंस। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक का इंटरफियर करना इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउअडेज फेल्ट। ओके बच्चों, जो हम धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में भी सीखेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम देखते हैं तो ब्रोकर्स अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ब्रोकर्स क्या हैं? दे आर ब्रिज
दे आर गैप, जो है लिंक है वो फिल कर देते हैं द गैप बिटवीन बायर्स एंड सेलर। वो बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला देते हैं और उसके अगेंस्ट वो सिर्फ कुछ फीस जो है, नॉमिनल फीस जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो जो ब्रोकर हैं वो बायर्स को कितना फंड्स चाहिए, सेलर के पास, जिसके पास फॉरेन करेंसी है वो उनसे ले लेंगे, जिनको चाहिए उनको मिला लेंगे। बायर और सेलर्स आपस में मिल गए, दोनों का काम हो गया, बोथ आर सेटिस्फाइड। तो ब्रोकर को क्या मिलता है? कमीशन, उसको अपनी फीस मिलेगी। तो ब्रोकर्स इस मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, they also are the main participant and dealer in this market. They are the link between buyers and seller, क्योंकि इसमें स्पेशली जब कमर्शियल बैंक्स भी रहते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा रहता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास भी उतने फंड सम टाइम अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन देयर इज सम द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सम बिग क्लाइंट्स, उन्हें भी वो चाहिए। तो सम टाइम दे आल्सो मोस्टली प्रेफर टू टेक द हेल्प ऑफ दोज ब्रोकर्स, वो भी उन ब्रोकर्स का हेल्प लेके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह के डीलिंग में ब्रोकर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर बच्चों? इजी है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स। अब ये भी हमारे इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का अगेन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है। अब इसमें क्या है, कुछ इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, वाई? टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। वो चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि हर एक कंट्री का जो रेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहीं पे रिटर्न ज़्यादा है, तो जहाँ रिटर्न ज़्यादा है वहाँ स्कोप है, आप ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, दे मोस्टली डील विथ द इन्वेस्टर्स का फंड। वो इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट कर देते हैं, फिर जहाँ उनको लगता है कि यस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, इन दिस प्रोजेक्ट देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी, एम्पल स्कोप फॉर अर्निंग द गुड प्रॉफिट्स, तो ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, दे विल ट्राई टू डील विथ दैट। वो डील करते हैं। और समटाइम दीज फर्म्स ऑन देयर ओन अकाउंट, ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम दे विल ट्राई टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कभी कभी दे विल इन्वेस्ट ऑन देयर ओन अकाउंट, वो अपने अकाउंट में ऑन देयर ओन बिहाफ दे आल्सो इन्वेस्ट इन द डिफरेंट कंट्रीज, सो दे आल्सो बिकम अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो भी इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं। क्लियर बच्चों? तो यस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स मोस्टली दे डील विद द इन्वेस्टर्स का फंड टू इन्वेस्ट इन द फॉरेन मार्केट। दे डील ऑन अकाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टर कस्टमर, जो उनका इन्वेस्टर है, जो उनका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनके बिहाफ ऑफ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर उनके क्लाइंट सेटिस्फाइड होंगे, उनका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तो बटना से उनको भी फीस मिलती है, उनको भी अपने चार्जेस मिलते हैं, और प्लस कस्टमर खुश होता है, तो एक हेल्दी लॉन्ग रन रिलेशन बनता है। लेकिन सम टाइम इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते करते इन इन्वेस्टमेंट फर्म्स को इतना अच्छा एक डेटा कलेक्ट हो जाता है, डेटाबेस बन जाता है कि सम टाइम दे विल इन्वेस्ट ऑन देयर ओन अकाउंट, वो अपने बिहाफ ऑफ पे दे विल आल्सो कैरी सो मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द डिफरेंट कंट्रीज़। वो अलग अलग कंट्रीज़ में डील करते हैं, और जनरली ये लोग बाय करते हैं फॉरेन करेंसी व्हेन इट इज़ अवेलेबल एट द लो प्राइस। और जब पता होता है कि अभी लो प्राइस है, आगे चल के प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशंस आएगा, एंड देन वी विल ट्राई टू सेल इट एट द हाई प्राइस। तो इस तरह के बहुत से फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस में दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके बच्चों, सिक्स्थ है कॉरपोरेशंस। अगेन एज यूजुअल वी आर डिस्कसिंग कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खास करके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि दे आर गुड पार्टिसिपेंट, दे आर गुड डीलर। क्योंकि अगर वो कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उनकी पेमेंट के लिए भी उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है गुड्स
तो अगेन दे विल गेट द फॉरेन करेंसी, जिसको अगेन डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो इसकी वजह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जितने भी हैं, इनका तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी रहती हैं जिनमें उनको फॉरेन करेंसी आइदर थ्रू इंपोर्ट पे करनी होती है या थ्रू एक्सपोर्ट दे विल रिसीव इट। तो anyhow when they will get this foreign currency they require to be converted into domestic currency। उन्हें डोमेस्टिक करेंसी में तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना भाई। अब जब डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कौन करके देगा? सॉल्यूशन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो वही उन्हें कन्वर्ट करके देता है। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। तो कभी उनको फॉरेन करेंसी मिलती है, कभी उन्हें पे करनी पड़ती है, और वो भी डिफरेंट करेंसीज होती है, कभी डॉलर्स में, कभी यूरोज़ में, कभी पाउंड्स में, कभी दिनार में, कभी रूबल में उन्हें पे करना पड़ता है। तो वो करेंसी उन्हें जब मिलेगी फिर दे विल अगेन गो टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड कन्वर्ट इनटू डोमेस्टिक करेंसी। तो इस तरह की बहुत से ट्रांजैक्शंस के साथ वो इन्वॉल्व रहते हैं। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। 7th वन इज स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। अब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा है स्पेक्यूलेटर्स। अब जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, नाम ही कहता है स्पेक्यूलेशन। अब वो स्पेक्यूलेशन के, दैट मीन्स दे आर डीलिंग इन दिस मार्केट फॉर अर्निंग हाई प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और जनरली जब उनको लगता है कि मार्केट में फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल एट लो रेट दे विल परचेज इट, एंड व्हेन इट इज़ मार्केट रेट हाई हो जाता है दे विल ट्राई टू सेल इट, और जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय स्पेकुलेटर्स। तो इस तरह के स्पेकुलेटर्स जो हैं वो स्पॉट मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में, दोनों मार्केट में डील करते हैं। और जो आर्बिट्रेजर्स हैं वो भी हम डील करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स होंगे इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जर्नी में हम देखेंगे कौन से डिफरेंट टाइप के मार्केट है, जिसमें हम स्पॉट मार्केट देखेंगे, फॉरवर्ड मार्केट देखेंगे, आर्बिट्रेज मार्केट देखेंगे। अब आर्बिट्रेज में जो डील करता है उन ट्रांजैक्शंस के साथ उसे हम आर्बिट्रेजर्स कहते हैं। अब आर्बिट्रेजर्स में क्या होता है, कुछ पर्सन जो रहते हैं साइमल्टेनियसली दे इन्वॉल्व इन द टू डिफरेंट मार्केट, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिस्क्रेपेंसी दिखाई देती है, एक्सचेंज रेट में डिफरेंस दिखाई देता है। नॉर्मली दे आर यूजिंग द टेक्निकल वर्ड इज यूज डिस्क्रेपेंसी। अब डिस्क्रेपेंसी क्या दिखाई देता है कि वही डॉलर्स का वैल्यू कुछ मार्केट में अलग है और वही डॉलर्स का वैल्यू कुछ और मार्केट में अलग है। जैसे यूएस मार्केट में डॉलर्स की वैल्यू उन्होंने देखा कि डिफरेंट है, वही यूएस के डॉलर्स की वैल्यू इंडियन मार्केट में डिफरेंट है। तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू आर्बिट्रेजर्स, दे विल साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व इन द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो एक जगह सस्ते प्राइस में परचेज कर लेते हैं करेंसी को, और जहाँ पे वो महंगा है उस वहाँ पे वो सेल कर लेते हैं। जहाँ लो प्राइस पे उनको मिला वहाँ पे उन्होंने बाय कर लिया, जहाँ पे साइमल्टेनियसली हाई प्राइस था वहाँ पे सेल कर लिया, और इस बीच का जो प्रॉफिट है वो क्या बन जाता है, प्रॉफिट ऑफ आर्बिट्रेजर्स। तो स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स ये क्या है, ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। वो डील करेंगे और ये मार्केट हम सीखने वाले हैं, बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दे बाय द फॉरेन करेंसी एट लो रेट। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि चाहे स्पेकुलेटर्स हो, चाहे आर्बिट्रेजर्स हो, इवन चाहे हेजर्स हो, हमने पढ़ा है हेजर्स। जो हेजर्स हैं दे विल आल्सो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर, देयर क्लाइंट, क्योंकि उनका मेन एम क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क, वो रिस्क को कम करना चाहते हैं। सो दे बाय द फॉरेन करेंसी एट लो रेट एंड सेल इट हाई रेट, और बीच का जो डिफरेंस बच गया तो क्या हो गया बच्चों, इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ दोज स्पेकुलेटर्स या आर्बिट्रेजर्स या हेजर्स। क्लियर? कितना आसान है, कितना इजी है। यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ 8th है मनी ट्रांसफ़र। कंपनीज ट्रांसफ़र, जिसे हम रेमिटेंस भी कहते हैं, ट्रांसफ़र कहो रेमिटेंस कहो, तो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज
या मनी रेमिटेंस कंपनी। जो इजी लगे ना बच्चों वो लिखने का, जो आपको याद पड़े वो लिखने का। तो ये भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट इस मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं या डीलर्स हैं। ये क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को ट्रांसफ़र करके देते हैं, और ट्रांसफ़र करते समय अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा। भाई जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे इंडियंस हैं, दे आर वर्किंग इन अब्रॉड, वो बाहर काम करते हैं। अच्छा, उन्हें सैलरी क्या मिलती है, वहाँ के कंट्री के करेंसी में मिलती है। अगर यूएसए में काम कर रहा है तो उसको यूएस डॉलर में मिलेगा, अगर वो कनाडा में काम कर रहा है तो उसको कनाडा के डॉलर्स में मिलेगा। ओके, अगर वो यूरोपियन यूनियंस में काम कर रहा है उसको यूरोस में मिलेगा, बराबर। अब वो करेंसी वो क्या करेंगे, वो जब वो अर्न करते हैं तो वही पैसा वो अपने फैमिलीज़ को टू देयर होम कंट्री ट्रांसफ़र करते हैं, और वही पैसा जब बैंक उनको ट्रांसफ़र करके देती है, किस में ट्रांसफ़र करके देती है, डोमेस्टिक करेंसी में। ये तो आपने जनरली सुना होगा बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ फर्म्स हैं जो डिफरेंट टाइप के करेंसीज़ को कन्वर्ट करके देती हैं इन देयर डोमेस्टिक करेंसी। तो इस तरह का मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़ हैं, वो भी इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। They mostly perform the high value of money transfer at low cost, और उनका कॉस्ट भी बहुत, चार्जेस जो रहते हैं बहुत लिमिटेड यानी नॉमिनल रहते हैं। जनरली बाय द इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, जो माइग्रेट होके दूसरी कंट्री में गए हैं, चाहे पढ़ने गए हैं, चाहे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो जो इनकम है वो अपनी फैमिली को भेजते हैं, और वो इनकम उन्हें कहाँ मिलती, कैसे मिलती है, उस देश के कंट्री के हिसाब से मिलती है। लेकिन जब वो अपनी फैमिली को भेजते हैं तो उन्हें तो हमारे इंडिया में रुपीज़ में ही कन्वर्ट होके मिलती है, और इस कन्वर्जन के लिए जो उनकी कमर्शियल बैंक्स हैं या इस तरह की ट्रांसफ़र रेमिटेंस कंपनीज़ हैं वो उनके लिए नॉमिनल चार्जेस चार्ज करती हैं। तो दे मोस्टली परफॉर्म द हाई वैल्यू ऑफ मनी ट्रांसफ़र एट लो कॉस्ट, जनरली बाय इकोनॉमिक माइग्रेंट्स बैक टू देयर होम कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र बैंक, आपने बहुत जगह देखा होगा। ये उनका स्पेशल काम है कि इस तरह के फंड्स को वो रेमिट करके उनको कन्वर्ट करके करेंसीज़ को उन्हें प्रोवाइड करती है, तो उसमें कस्टमर बहुत इजीली सेटिस्फाइड होता है। तो दे आर आल्सो द गुड पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ बच्चों, ये है सब पार्टिसिपेंट, जो हमने 8 पार्टिसिपेंट कहा। अब टीवाई लेवल पे जनरली आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी शॉर्ट नोट रहते हैं। कभी कभी आपका टीवाई यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जब हम पार्टिसिपेंट की बात करते हैं तो रिटेल क्लाइंट्स की जैसे हमने बात की, कमर्शियल बैंक्स की बात की, सेंट्रल बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं, या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, देन स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स हैं, और मनी ट्रांसफ़र या रेमिटेंस की कंपनीज हैं। दे आर वेरी गुड पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यही थोड़ा शिफ्ट यानी थोड़ा एक शफल करके दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन भले बदले, लेकिन लगभग हम देखेंगे उनका कंटेंट सिमिलर रहता है। जैसे उन्होंने पूछा डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं जनरली वही डील करते हैं, बराबर। इसमें पार्टिसिपेंट जो हैं, जो हमने पढ़ा, वो हमने 8 पार्टिसिपेंट किया। अब वो कभी कभी शॉर्ट नोट रहता है डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो समझो जो डील करता है, जैसे हमने कहा कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेंट भी है, डील भी कर रहा है, सेंट्रल बैंक है वो इसका गुड पार्टिसिपेंट भी है और उसी फॉरेन करेंसी के साथ डील भी कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, दे आर आल्सो बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी, वो भी अपने बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला देते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हो, मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़ हो, जो हमने अभी रेमिटेंस के लिए कहा। ये 5 जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं बिल्कुल सेम जो पार्टिसिपेंट हैं, दे आल्सो बिकम द डीलर। बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में अलग दिया गया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो उन्होंने बुक्स आपको दिए हैं, उसमें हमें अलग जो डीलर्स दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 8 पार्टिसिपेंट, दे आर जैसे मनी चेंजर्स। कहीं कहीं पे यू विल सी दैट कि कुछ मनी चेंजर्स हैं। अब ये मनी चेंजर्स जस्ट लाइक अ ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हैं।
या कहीं कहीं पे ये मनी चेंजर जैसे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने ब्रांडेड परचेज़ किया, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में हम देखते हैं फॉरेनर्स आते हैं, दे विल परचेज इट, तो दे आर हैविंग देयर फॉरेन कार्ड, उनका फॉरेक्स कार्ड रहता है, उनके पास वीज़ा कार्ड रहता है, तो वो जो है वो अपना कार्ड यहाँ इंडिया में भी वो स्वैप कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मनी चेंजर्स हैं, वो उनको मनी कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसा नहीं वो बोलेंगे इंडिया को रुपीज़ दिखाओ, नहीं, दे आर हैविंग फॉरेन का कार्ड, दे विल एक्सेप्ट इट, वो कार्ड वो एक्सेप्ट कर देते हैं। तो समटाइम वो ट्रैवल एजेंट होते हैं, कभी कभी वो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, या बड़ी बड़ी हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हम बॉम्बे में देखते हैं कि बीच कैंडी हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हॉस्पिटल्स हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। सपोज जब वो इलाज कराते हैं तो दे आर यूजिंग देयर फॉरेन करेंसी और या कार्ड यूज़ करते हैं, और वो कार्ड जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस तरह से मनी चेंजर्स भी अवेलेबल हैं। या 5 स्टार होटल ले लो, 5 स्टार होटल में जैसे ताज जैसी होटल है वहाँ पे, या ओबेरॉय होटल है, सन एंड सन होटल है। अब ऐसे 5 स्टार होटल्स में जब फॉरेनर्स आते हैं, वो लेविश लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, गोवा में सो मेनी होटल्स एंड रिसोर्ट्स आर देयर जो 5 स्टार होटल्स हैं, तो दे आर आल्सो परमिटेड, उनको भी आरबीआई परमिट करती है, क्योंकि आरबीआई ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट डीलर्स को परमिट किया है, अलाउ किया है टू बाय एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये काफ़ी चेंजेस मिला है। दे आर आल्सो डीलर इन द फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट, दे आल्सो बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी। तो ये मनी चेंजर्स है जो डीलर्स में आपको नया नॉलेज थोड़ा दिया गया। जैसे मैंने कहा ट्रैवल एजेंट है, जैसे बहुत से बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं, या 5 स्टार होटल हैं, या बड़ी बड़ी बीच कैंडी जैसी या एम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वो फॉरेनर्स जो है अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो दे कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट, वो डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट करते हैं, एंड दे आर अलाउड, दे आर परमिटेड टू बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी। ओके बच्चों। अच्छा, 7th है प्राइवेट अथोराइज्ड डीलर। ये भी इसी तरह से है, मनी चेंजर्स की तरह है, लेकिन ये प्राइवेट अथोराइज्ड डीलर है, ये स्पेशली डीलर्स है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स आते हैं तो बहुत जगह जैसे डिपार्टमेंट स्टोर में गए, उनको शॉपिंग करना था, या सपोज़ वो ज्वेलरी और डायमंड शॉप पे गए, उनको वहाँ पे शॉपिंग करना था, या कहीं किसी रिसोर्ट में वो चले गए, वहाँ पे उनको एंजॉय करना था, तो दे आर आल्सो अ प्राइवेट अथोराइज्ड डीलर, वो भी डीलर्स हैं। उन्हें भी स्मॉल ट्रांजैक्शन में जितना फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, दे आर आल्सो अलाउड टू डील विथ दैट, तो वो भी डील करते हैं, उन्हें भी जितना बाय और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी चाहिए उन्हें प्रोवाइड रहता है। तो इस तरह से प्राइवेट अथोराइज्ड डीलर, दे आर आल्सो इंक्लूड, एंड जनरली जब अथोराइज्ड डीलर हैं तो वो क्या करते हैं, जब फॉरेन करेंसी लो प्राइस पे होता है तो दे विल बाय इट एट लो रेट, एंड जब सेल करना रहता है, कस्टमर उनके पास आते हैं, तो जनरली दे विल सेल एट द हाई रेट, और बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज़ द क्रीम, दैट इज़ द प्रॉफिट, इट इज़ एंजॉयड बाय दे। ओके बच्चों। लास्ट है नॉन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी। नॉन बैंक, वो बैंक नहीं है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग बैंकिंग के फंक्शंस, बट दे आर नॉन बैंक, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो आपको फॉरेन करेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की नॉन बैंक फॉरेन करेंसीज जो हैं वो एब्रॉड में यूएस है, यूके है, वहाँ पे तो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। यानी लगभग देखा गया है कि 15 to 20% उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस तरह से उनके प्राइवेट जो नॉन बैंकिंग उनकी जो कंपनीज़ हैं उनके थ्रू ही होता है। तो यूके हो, यूएसए हो, जापान हो, वहाँ पे वी विल जनरली फाइंड इट कि जो नॉन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इंडिविजुअल्स हो, कभी इंस्टीट्यूशंस हो, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, इनका भी सेम फंडा है, रूल यही है इनका भी। व्हाट दे विल डू इट, दे विल बाय द फॉरेन करेंसी एट लो रेट एंड सेल इट एट द
हाई रेट। तो ये है डीलर्स, जिसमें हमने क्या देखा, 5 तो बिल्कुल सेम, डरना नहीं बच्चों। बाकी मनी चेंजर्स कहो, प्राइवेट अथोराइज डीलर्स कहो, नॉन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी। और ये नॉन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी तो यूएस हो यूके हो, जनरली 20% ट्रांजेक्शन्स तो इनके थ्रू ही हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस उनको मिलता है। तो यस, इस तरह से ये है ऑल द डिफरेंट पार्टिसिपेंट एंड डीलर्स इन दिस मार्केट। सो आई होप कि आपने ये बहुत ईजिली समझा, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे पूछा जाता है। ओके बच्चों, सो यस माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want the handwritten notes, that is given in the description box. Thank you.